मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा जी, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव रामाचल राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के हमारे पदाधिकारी मिठाई लाल भारती जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित आनंद भदौरिया, शशांक यादव जी, पार्टी के अध्यक्ष रामपाल, उत्कर्ष वर्मा जी पूर्व विधायक, रामशरण पूर्व विधायक, सुनील भार्गव पूर्व विधायक, विनय तिवारी जी पूर्व विधायक, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष कयूम खां साहब, पूर्व सांसद दाऊद अहमद, शमशेर बहादुर जी, पूर्व विधायक आर्य उस्मानी जी, नरेंद्र वर्मा जी पूर्व मंत्री जी, आर.एस. कुशवाहा जी, अंसार महलूद साहब से लेकर के समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में हमारे नेता और यहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता नेता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले लखीमपुर समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे वो कार्यकर्ता नेता जो पार्टी के निर्देश, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की नीतियां, पार्टी के सिद्धांत समय समय पर गांव-गांव ले जाने का काम करते हैं। हम ऐसे कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। मैं कल लखीमपुर आपके जिले में आया हूं और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा, और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहां के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से जागरूक हैं कि हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दी होगी। अभी मुझसे पहले पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा, मुझे बताया कि 1 घंटे से ज्यादा आपने बोला है। 1 घंटा बोले आप कि ज्यादा बोले? 1 घंटा बोला उन्होंने। हमारी पार्टी के और नेताओं ने भी बहुत सी बातें रखी होंगी। मैं समझता हूं कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। हालांकि ये फैसला हम लोगों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन का था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का।
कि जून के पहले हफ्ते तक समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर का और सेक्टर स्तर का पूरा संगठन तैयार कर लेगी। हालांकि जो विधायक चुनाव लड़ते हैं या संगठन में जो लोग रहते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि हमारा संगठन रहता है, लेकिन संगठन पूरी तरीके से बना हो और जब जरूरत हो संगठन की तो वो संगठन हमारा वहां पर दिखाई दे। इधर हम समाजवादी लोगों ने बहुत चुनाव लड़े हैं और हो सकता है हमारे किसी न किसी वक्ता ने ये बात रखी होगी कि कहां कमी रह गई हमारी, कहां पर हम लोगों से चूक हो गई। और जब यहां से भाषण चल रहे होंगे तो जो जागरूक कार्यकर्ता है वो सोचता है और मन में ही ये विचार करता है कि हाँ ये शायद कमी रह गई थी। और कई बार कार्यकर्ता ये भी सोचता है कि जो बात कही जा रही है उसमें कुछ छूटा जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये जो लोक जागरण कार्यक्रम हो रहा है, हमारे लोग जाने, हमारा कार्यकर्ता जाने समझे कि हमसे कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई। सोचिए, पीछे मुड़ करके देखें 22 का चुनाव, जिस किसी ने भी टीवी खोला होगा या समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी की होगी और जनता में रह करके जो उत्साह देखा होगा, उससे तो यही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। जो लोग अधिकारियों से संपर्क रखते हैं, जो कभी कभी अधिकारियों से तालमेल भी थोड़ा बना लेते हैं, वो जानते होंगे कि चुनाव से पहले कैसा उनका व्यवहार बदल गया था। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी सरकार आ रही है, इसलिए अपना व्यवहार बदल लिया था उन्होंने। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो बताओ व्यवहार बदल गया कि नहीं? फिर व्यवहार बदल गया। जब उन्हें लगा कि सरकार बनने जा रही है तो व्यवहार दूसरे तरह का था, और जैसे ही सरकार नहीं बनी तो उनका व्यवहार बदल गया। और हम लोग तो जिस कार्यक्रम में आए थे, जब मैंने मैदान देखा पूरा, उस मैदान में मैं कई बार आया हूं, उस मैदान में आप लोग कई बार गए होंगे। अक्सर उसी मैदान में हेलीपैड बना करता था, लेकिन इस बार जब हम लोग मैदान में आए थे 22 के चुनाव में, हेलीपैड कहीं और बना था। मैंने पूछा कि ये हेलीपैड इतना दूर क्यों बना? कहा कि पूरा मैदान भरा पड़ा है, जगह नहीं है। और जब मैं मैदान में पहुंचा था तो पूरा मैदान भरा पड़ा हुआ था, खचाखच। चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे थे। क्या बाउंड्री, क्या पेड़ और क्या सड़कें, सब भरी पड़ी थी। और मुझे कहने में कहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि मैदान के दाईं तरफ पूरा हमारा सिख समाज खड़ा हुआ था। इतना समर्थन कभी सिख समाज ने नहीं दिया जितना पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ सिख समाज से लेकर के हर समाज खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट और परिणाम हम लोगों ने देखा, जो जन समर्थन देखा उसके विपरीत हमें परिणाम दिखाई दिया। शायद ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव होगा, जनता बदलाव चाहती थी, जन समर्थन समाजवादियों के साथ था, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था। और लखीमपुर जैसा हमारा जिला, जहां कितना संघर्ष हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तो अन्याय का प्रतीक बना दिया था,
वो थार जो अन्याय और अत्याचार की प्रतीक बन गई थी, हम लोगों ने जो परिणाम देखा, परिणाम दूसरा निकला। जो थार से किसानों की जान गई, जिस दिन वो घटना हुई थी, मुझे याद है, हमारे सामने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट बैठे थे। जिस समय मुझे सूचना मिली कि थार चढ़ा दी गई है किसानों पर, रौंद दिया है उससे किसानों को, उन पत्रकार को नहीं पता था। हमारे मोबाइल पे जब मैसेज आया, मैंने तुरंत फोन किया, और जब फोन किया मैंने, तो अपने पार्टी के लोगों से बात की। अनुराग पटेल थे, उससे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि वहां पर कोई अपना कार्यकर्ता है, तो एक सिख कार्यकर्ता से बात हुई। मैंने कहा जो मदद कर सकते हो हमें और आप लोगों को मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग सब मदद में लगे हैं, और जो हॉस्पिटल गए हैं उनके पास भी हम लोग मदद करने पहुंच रहे हैं। हालांकि तेजेंद्र बिर्क नहीं आ पाए। सबसे पहले अस्पताल में तेजेंद्र बिर्क से हम लोगों की बात हुई, डॉक्टर से भी बात हुई, और हम लोगों ने कहा डॉक्टर साहब से कि अगर आप इलाज कर सकते हो तो इलाज कर देना, और अगर आपके हाथ में इलाज नहीं है तो इसको रेफर कर देना। और रेफर हुआ, और हमें खुशी इस बात की कि मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में इलाज हुआ, आज वो स्वस्थ है, उसकी जान नहीं गई, लेकिन हमने कई किसान खोए। जो किसान हमारे चले गए, जो आंदोलन में थे, क्या आप को लगता है कि सरकार को कोई परवाह रही होगी? ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। थार से किसान कुचल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। बस आए, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए थे, इन कानूनों को हम नहीं समझा पाए, जिसकी वजह से हमारे किसान हमारे खिलाफ खड़े हैं। काले कानून वापस हो गए। काले कानून केवल इसलिए वापस नहीं हुए कि जान चली गई, वो इसलिए भी वापस हुए क्योंकि बीजेपी के लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब और अन्य प्रदेशों में चुनाव है, और अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो पूरे के पूरे किसान उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और मतदान कर देंगे। इसीलिए उन्होंने काले कानून वापस ले लिए। क्या आपको लगता है काले कानून वापस होने के बाद उनकी नीयत साफ हो गई होगी? या हमारे किसानों को यहां जितने बैठे लोग हैं, सब पे खेत होंगे, सबने गेहूं पैदा किया होगा। बताओ, आपका किसी का गेहूं सरकार ने खरीदा हो तो हमें बता दो आप। यहां जितने बैठे लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि सरकारी खरीद का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक भी पहुंच पाई हो सरकार, तो बता दो। जो काले कानून से वो चाहते थे वो कानून नहीं लाए, लेकिन सरकार ने लाइसेंस दे दिया। और आप जानकारी कर लेना, जिन कंपनियों के लिए वो काले कानून लाए गए थे, उन्हीं कंपनियों ने आपका पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। केवल लखीमपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं पहुंच गया उन्हीं के पास। अगर सरकार ईमानदार है तो बताओ सरकार ने कितनी गेहूं खरीद की है? कोई आंकड़ा उनके पास हो तो बता दें। और मैं जानता हूं यहां बहुत सारे जागरूक लोग हैं। प्रोफेसर सुधीर पवार जी भी हैं। बताओ सुधीर पवार साहब, कहीं गेहूं खरीदा गया हो तो बता दो। जाने किससे खरीद लिया गया। और ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिनके लिए वो काले कानून लाए जा रहे थे, उन्हीं बड़े उद्योगपतियों ने सब गेहूं खरीद लिया। हमारे लोग सोचते होंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जो
बाजार भाव था पहले से ज्यादा मिल गया। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि अगर सरकार चाहती तो हमारे किसानों को मुनाफा मिल सकता था, ज्यादा एमएसपी पे खरीदा जा सकता था। लेकिन उन्होंने मुनाफे के लिए और कारोबार के लिए प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस देकर के पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। और जब वो खरीद लिए हैं, हालांकि बाबा रामदेव जी का गेहूं तो आटा नहीं चल पा रहा है, वो अपना जब से क्षेत्र बदले हैं, मुझे नहीं लगता उनके बाजार में कितना शेयर होगा उनके आटे का। लेकिन जो और कंपनियां हैं उनके आटे का शेयर बढ़ता चला जा रहा है। इधर आटा खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो पैकेट का आटा खा रहे हैं। जो पैकेट में बंद बिक रहा है उसके खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि हमारे शहर की आबादी बढ़ गई। जो हमें मुनाफा किसानों को देना था, हम लोगों ने किसानों को मुनाफा इन बीजेपी वालों ने नहीं दिया, बल्कि वही मुनाफा कैसे उद्योगपतियों को मिल जाए उस दिशा में इन्होंने काम किया। गन्ने का भी भुगतान नहीं हो पाया। बहुत बोला होगा हमारे साथियों ने कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ किसी का। जो कहते थे 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, कई महीने से इंतजार कर रहे हैं किसान भाई, अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पाया है। और जो चीनी मिलें या मालिकों को कहते थे कि समाजवादी लोगों के साथ खड़े हैं, आज बताएं समाजवादियों की सरकार तो नहीं है, न समाजवादी लोग सरकार में कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। आखिरकार जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे, हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहां बैठे लोग हैं गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा है 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार। और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन। और देखो, जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ? अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा, और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ, उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया? वो बीजेपी ने कवच नहीं बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का कपट है, भ्रष्टाचार का कपट। और भ्रष्टाचार की वजह से ही वो टकरा गई। और सरकार अगर जागरूक होती, क्योंकि सरकार जानती है कि सरकार के सभी सिग्नल फेल हुए थे, जो टेस्ट हो रहे थे उसमें फेल हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया का कवच फेल हो गया। दिल्ली वालों का कवच फेल है, और उत्तर प्रदेश वाले जो हमारे लखनऊ में बैठे हैं बहुत दावा करते हैं कि वो सरकार डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की है। जो लोग जागरूक होंगे वो जानते होंगे। बताओ, अभी तक डीजीपी अपना नहीं दे पाई ये लोग। ये पहली सरकार है, आजादी के बाद ये पहली सरकार होगी
जिसके डीजीपी कार्यवाहक हैं, जो भी डीजीपी बन रहा है लखनऊ में, वो कार्यवाहक है। और एक नहीं, ये तीसरे कार्यवाहक डीजीपी हैं। डीजीपी मुख्यमंत्री जी अपना नहीं बना पा रहे। अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना डीजीपी न बना पाए और सरकार को कहते हैं डबल इंजन है, तो कार्यवाहक अगर डीजीपी बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि लखनऊ और दिल्ली के जो इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी हैं, लखनऊ से आए हैं। बताओ, डीजीपी है क्या परमानेंट? और कार्यवाहक डीजीपी क्या करेगा? कभी आपने सोचा ये कार्यवाहक डीजीपी क्यों बनाए जा रहे हैं? कभी आपने सोचा इस बात का? कभी हमारे कार्यकर्ता साथियों, आपने सोचा कि कार्यवाहक डीजीपी क्यों बनाए जा रहे हैं? कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सरकार मन मर्जी से अपना काम करवा ले। अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और कानून से नहीं चल रहे हैं। ये कार्यवाहक डीजीपी इसलिए रख रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी मनमानी कर सकें। बताओ, थार वाले मामले में सरकार की मनमानी आपने देखी कि नहीं देखी? बड़े लोगों के लिए कानून अलग और जो हमारे गरीब हैं उनके लिए कानून अलग, और समाजवादी पार्टी है उसके लिए और अलग कानून। बताओ, समाजवादियों के लिए अलग कानून है कि नहीं कानून? अगर समाजवादी पार्टी के लोग न्याय भी कर रहे होंगे तब भी उन्हें आरोप लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें कोई कानून से लेना देना नहीं। और केवल एक थार का उदाहरण नहीं बताना चाहता हूं मैं आपको। अभी हमारे पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हमारे आपके घर की बेटियों की तरह वो बेटी हैं। न्याय के लिए उन्हें कितना बैठना पड़ा धरने पर। जिन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया हो, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहा करके दुनिया के पहलवानों के सामने अपने मेहनत से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हम लोगों को उन पे गर्व है। और सोचिए, उनको बचाने के लिए पूरी सरकार एक साथ खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? अभी क्या आपने वो टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पे नहीं देखा ये चीजें? सब सरकार खड़ी उनके साथ, पूरी सरकार खड़ी उनके साथ। इतने नारियों का, बेटियों का किसी सरकार ने अपमान नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका अपमान किया है। और हमारे यहां तो एक सांसद हैं, वो भी कमाल के सांसद हैं, वो क्योंकि बीजेपी के हैं। अपहरण करने वालों को छुड़वा ले आए, चौकी में पुलिस को पीटा। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागें। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वहां बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका।
क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता पे कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आंकड़े बताते हैं, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताते हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो रही है, अभी तक उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कार्यवाहक रखना है इन्हें, अपनी मनमर्जी की पुलिस रखनी है, सरकार कहती है कि कुल एनकाउंटर अभी तक 10,900 हो गए हैं। जब हम और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है 100 और बढ़ गए हों, जो आंकड़ा थोड़ा पुराना हो सकता है। तो कुल एनकाउंटर सरकार बताती है कि लगभग 11,000 हुए हैं। एनकाउंटर में घायल 5,000 से ज्यादा हुए हैं। एनकाउंटर में मौत लगभग 200 हुई हैं। और दुख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हुई है। 2,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, कस्टोडियल डेथ हुई है। और एनकाउंटर जो हो रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, आप देखिए हमारी पुलिस कितनी निशानेबाज है। जो एनकाउंटर में घायल हैं, ज्यादातर की टांग में गोली लगी है। और ये एक भी आंकड़ा कोई गलत नहीं बता रहा हूं मैं। एनकाउंटर में घायलों में से ज्यादातर की टांग में गोली मारी है। और किसी भी एनकाउंटर में जिस पिस्तौल से आरोपी को गोली लगी है, वो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा रही है। अभी तक न्यायालय के सामने सब नहीं पेश हो पा रही हैं। किसी भी एनकाउंटर में जिस पिस्टल से आरोपी को गोली लगी, वह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा रही है। तो सोचिए कितना अच्छा निशाना है। सीधी गोली टांग में ही लगती और कहीं नहीं लगती जाकर के। केवल यही नहीं, जो जांच में चीजें निकल करके आई हैं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से दौड़ते हुए व्यक्ति की भी टांग में गोली मार रही है। बताइए आप समझ गए क्यों कार्यवाहक डीजीपी चाहिए? क्योंकि पुलिस ऐसे निशानेबाज बन गई है कि मोटरसाइकिल से भी वो जानती है टांग में कैसे गोली मारनी। और मुझे याद है कि सबसे पहले एक जिम ट्रेनर नोएडा में, वो किसी बहन अपनी शादी से लौट करके आ रहा था, किसी पारिवारिक शादी से। पुलिस ने घेर लिया और पुलिस को अपने नंबर बढ़ाने थे, इसलिए गोली मार दी। पुलिस को लगा कि ये मर गया, इसको अपराधी घोषित कर देंगे, लेकिन लोग आ गए, वो जिंदा रहे, जिंदा बच गया, इलाज हुआ, लेकिन आज भी व्हील चेयर पर है, आज भी वो अपने टांगों पर नहीं चल पा रहा है। न केवल वो जिम ट्रेनर, बल्कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक व्यापारी व्यापार के लिए गया था, कारोबार को करने के लिए, और वो कारोबार के साथ साथ गोरखपुर देख रहा था। पुलिस होटल में गई, मार मार करके उसको मार दिया।
बाद में हंगामा हुआ, पुलिस को जेल जाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले कानपुर देहात में आपको याद होगा, बलवंत सिंह एक कारोबारी था। एक कारोबारी, वो अपना कारोबार करता था, कोई शिकायत हुई, पुलिस ने उसको उठा लिया और थाने में इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हम लोगों ने कहा इसकी मदद करो। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, उन्होंने कहा मदद करो। करोड़ों की मांग की, सरकारी नौकरी की मांग की, लेकिन नहीं दी उन्होंने। न मदद की सरकार ने, न उसके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी। क्या वो बात आप लोग भूल जाओगे? एक ब्राह्मण परिवार की मां और बेटी, बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया, आग लगा दी और जिंदा जल गए। बाप और बेटा देखता रहा कि उसकी मां और बहन जल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मदद करने नहीं आया सामने प्रशासन और शासन। इसी तरह पुष्पैन झांसी में पुलिस से कुछ लेन देन का झगड़ा हो गया, पुलिस ने उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया, जान चली गई। सबने आंदोलन किया, सब लोग गए, हम लोग गए, पूरी पार्टी रही वहां पर, लेकिन न्याय नहीं मिला। उसे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट से एफआईआर दर्ज हुई। 1-1.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस वालों पर। और उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर मेरे पति के हत्यारों को कोई सजा नहीं होगी, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। 1 साल 2 साल इंतजार किया उसकी पत्नी ने, नहीं न्याय मिला, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। सोचिए, ये हो रहा उत्तर प्रदेश में। केवल यही बातें नहीं रुकती। एक मुरैना का नौजवान, गुर्जर समाज का, वो भर्ती के लिए, अग्निवीर भर्ती के लिए आगरा आया और पुलिस में दबाव था कि बालू माफियाओं को पकड़ना है। पुलिस के लोगों ने उसी नौजवान को देखा, बस से उतारा और गोली मार दी और कहा कि ये बालू माफिया है। बाद में पता लगा वो मुरैना का है, मध्य प्रदेश का है। मां बाप और उसके परिवार के लोग आए, वो कोर्ट गए, समाजवादियों ने मदद की। उसके बाद उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अगर किसी ने गुर्जर समाज के उस नौजवान की, या जितने लोग आपके नाम मैंने बोले हैं, अगर किसी ने मदद की है, जिनकी जानें गई, जिनका नुकसान हुआ, तो वो समाजवादी पार्टी थी। अगर उन्हें अपनी पार्टी के खजाने से मदद करनी पड़ी, तो उन परिवारों की हम लोगों ने मदद करने का काम किया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने चुनाव भी देखा होगा कुछ दिन पहले, जब यहां पर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था। एक बहन पर्चा भरना चाहती थी, उसका पर्चा छीन लिया, उसको ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ने दिया। जिला पंचायत का भी चुनाव आपने देखा होगा, बीजेपी कम, प्रशासन ज्यादा चुनाव लड़ रहा था, और प्रशासन में भी पुलिस ज्यादा आगे भाग रही थी। चुनाव का परिणाम क्या हुआ? जो सरकार चाहती थी वही हुआ। और अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए, कई जगह के मैंने देखे चुनाव, कई जगह से जानकारी आई कि वहां पर लखनऊ से निर्देश हैं कि किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी न जीत पाए। एक बार को निर्दलीय जीत जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। और वही किया प्रशासन ने। जहां जितनी बेईमानी कर सकते थे बेईमानी की। हमारे कार्यकर्ता नेता लड़ते रहे, लेकिन वो अपनी बेईमानी से पीछे नहीं हटे, उन्होंने बेईमानी की और परिणाम भी बदले। हमें खुशी है इस बात की कि किन्नरों का ये परिणाम सरकार नहीं बदल पाई।
याद होगा चंदौली का चुनाव, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप टीवी पर देखा होगा। चंदौली जिले में किन्नर जीत गए चुनाव। दिल्ली और लखनऊ से अधिकारियों को फोन आए कि रिजल्ट बदल दो। अधिकारियों ने हिम्मत जुटा करके रिजल्ट बदल दिया। किन्नर भाइयों को पता लगा कि अभी अभी तो जीते थे, फिर हरा दिया इन्होंने। उन्होंने पहले तो लड़ने का काम किया, बातचीत करने का काम किया, न ये बातचीत से माने, अपना जो कुछ आर्गुमेंट कर सकते थे आर्गुमेंट किया, नहीं आर्गुमेंट माने। उन्होंने भी फिर वही किया जो किन्नर करते हैं। उन्होंने पुलिस का डंडा खींचा, अपने कपड़े उतारे और पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके उन्होंने अपना रिजल्ट अपने पक्ष में करा लिया। हालांकि वो बात मुझे मंच पे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहावत तो किसी कारण बनी होगी। जब मैंने किन्नरों को लड़ते हुए देखा और जो मैंने देखा कि किन्नरों ने अपना रिजल्ट अपने पक्ष में करा लिया, तो हमें एक पुरानी कहावत याद आ गई। पता नहीं बीजेपी किस रूप में इस बात को लेगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बातें वो बता रहा हूं मैं जो हमने और आपने आंखों से देखी। और इसी बात से जोड़ते हुए बात मैं ये आपसे कहता हूं, जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय समाजवादी सरकार में पुलिस की भर्ती हुई थी और हम लोगों ने कहा कि कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर होगी। और मेरिट के आधार पर हम लोगों ने पुलिस की भर्ती कर दी। रिजल्ट आ गया, कुछ लोगों ने रिजल्ट रुकवा दिया। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर भी कुछ लोगों ने जाकर के रिजल्ट रुकवा दिया। जब रिजल्ट हम लोग घोषित नहीं कर पाए और चुनाव आ गया, चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद वही बच्चे जो मेरिट की भर्ती में हो गए थे वो कोर्ट गए। कोर्ट से निर्देश हुआ कि रिजल्ट को आउट किया जाए। रिजल्ट को घोषित किया गया और बड़ी संख्या में लोगों के अंदर खुशी हुई, उत्साह हुआ। घर परिवार के लोगों ने मिठाई बांटी जो नौजवान भर्ती हो गए थे। भर्ती वालों ने खुशी मना ली और खुशी मन गई। उसके 4 दिन बाद जो हाई कोर्ट से ऑर्डर के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो रिजल्ट घोषित हुआ था, उस रिजल्ट को 4 दिन बाद बदल दिया। 4 दिन बाद जो रिजल्ट बदला गया उसमें लगभग 1700 नौजवानों की नौकरी चली गई। वो 1700 लोग, वो जो नौजवान जो 1700 की नौकरी गई, वो हमारे और आपके परिवार के और बहुजन समाज के लोग थे। और वो नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि समाजवादी सरकार में जो परिणाम बना था, जो रिजल्ट बनाया गया था, वो पुरानी आरक्षण व्यवस्था पर बना था। 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो रिजल्ट बनाया उसमें नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई तो वो 1700 नौजवान जो ऊपर वाली कैटेगरी में शामिल हो गए थे, जिन्हें नौकरी मिल गई थी, जिन्होंने मिठाई बांट ली थी, वो 1700 के नीचे आए और नीचे वाले नौजवान बाहर हो गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नई व्यवस्था लागू हुई है वो हमारे और आपके सब अधिकारों को छीनने के लिए व्यवस्था लागू हुई है। सोच लीजिए, अगर 3 बार 30-30 हजार की भर्ती हो और व्यवस्था पुरानी नई लागू हो, तो बताओ हमारे आपके लोगों का कितना नुकसान हुआ। अगर 1 लाख की भर्ती हो गई, 1 लाख को सरकारी नौकरी मिल गई, तो हमारे आपके लोग कितने बाहर हो गए। हमारे आपके लोगों को जहां ऊपर जाकर के नौकरी मिलनी थी, सामान्य कैटेगरी में उनको बाहर कर दिया गया। ये बड़ी साजिश है। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक एक विभाग आप देखोगे तो बताओ आपके साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो संविधान
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है, हमारे हकों को छीना जा रहा है। और याद रखना, जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, जितना आउटसोर्स बढ़ेगा, जितनी सरकारी कंपनियां बिकेंगी, उतने ही हमारे अफसर, हमारे अधिकारों को छीना जाएगा। ये उस रास्ते पर है बीजेपी के लोग। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म की जाएगी। हमारी सरकार नहीं बनी, हम व्यवस्था को नहीं बदल पाए, लेकिन हमारी आपकी योजना पंजाब में भी वही मांगी लोगों ने। दूसरे दल जिनकी सरकार बनी, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा, और मैनिफेस्टो में लिख करके उन्होंने धीरे धीरे आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। अगर आउटसोर्स व्यवस्था, प्राइवेटाइजेशन, ये व्यवस्था रहेगी तो हमारे आपके अधिकार छीने जाएंगे। ये जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, समाजवादियों पर, कि हमने इनका छीन लिया, उनका छीन लिया, बताओ साथियों, आज तो हमारी सरकार नहीं है। क्या बीजेपी के लोग नहीं झूठा प्रचार करते थे कि समाजवादी सरकार आती है तो जाने क्या क्या हो जाता है? और देखो हमारे मुख्यमंत्री जी की मुंह में और जुबान पर कैसी सरस्वती आई कि विधानसभा में हम लोगों ने पूछा कुछ, हमारे मुख्यमंत्री जी कहने लगे 46 में 56। याद है कि नहीं याद है? हमारे मुख्यमंत्री जी की गिनती जान गए, 46 में 56। बोले 46 में 56 हो गए थे। हमने कहा वो सूची जारी करी है 46 में 56 वाली। वो 46 में 56 वाली सूची आज तक नहीं आ पाई। 46 में 56 वो तो रिकॉर्ड होगा, अभी तो कभी कभी देख लिया करो। वो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो बात कह दी गई वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गई, और जब चाहोगे तब ढूंढ करके देख सकते हो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं 46 में 56, और बीजेपी प्रचार करती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बताओ बिना गिनती के कैसे सबका साथ सबका संभव है? इसीलिए हम समाजवादी लोग चाहते हैं, और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कम से कम हमें और आपको पता हो कि हमारी आबादी कितनी है। हमारी आपकी आबादी नहीं पता होगी तो हम कैसे सबका साथ सबका विकास करेंगे, और कैसे उनको हक और सम्मान दिलाएंगे? हर व्यक्ति, हर जाति चाहती हमारी गिनती हो। अगर हम ये बात कहें तो बीजेपी के लोग कहेंगे देखो हम जातिवादी लोग हैं। हम लोग अगर कहें समाजवादी बात कहें तो हम लोगों को जातिवादी कहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता, नेता और पार्टी के लोगों को बताएं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम लोग उत्तर प्रदेश और देश और समाज को बांध नहीं सकते, सबको हम लोग एक साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए जरूरी है जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना होगी तो हमारी सरकार के पास जानकारी होगी किसको कितनी मदद करनी है, कौन कितना पीछे है। मुझे याद है समाजवादी पेंशन जब शुरू की थी तो वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि गरीबी के साथ साथ जिसकी जितनी आबादी के है उसके हिसाब से हम लोगों ने मदद की थी। वो समाजवादी पेंशन आबादी के हिसाब से मदद की थी, और समाजवादियों की अगर सरकार बन गई होती तो कोई भी गरीब परिवार नहीं बचता जिस तक हम लोग समाजवादी पेंशन न पहुंचा देते। और हम लोगों ने तो यहां तक कहा था कि सरकार बनेगी तो 3000 तक रुपया हम लोग गरीब परिवार को समाजवादी पेंशन से मदद करने का काम करेंगे।
इसलिए जरूरी है कि बीजेपी के लोग सोचिए, क्या जो अनाज बांट रहे हैं कितने रुपए का होगा, हिसाब किताब लगाइए आप। 200 रुपए का भी नहीं होगा। और हमारा आपका नुकसान कितना कर रहे हैं। ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, तेल का, आटे की कीमत, या जो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आखिरकार ये पैसा किसके खजाने में जा रहा है? ये जा रहा है सरकार के खजाने में, और उसके बाद उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। उद्योगपतियों की जेबें भरी जा रही हैं। जो गरीब से पैसा निकाला जा रहा है आपकी जेब से, वो अमीरों की तिजोरियों में पहुंच रहा है। और सरकार भी कमाल की है। हम लोग कितने दिनों से समझा रहे सरकार को। याद कीजिए, जब पहली नोटबंदी हुई थी तब भी हम लोगों ने कहा था कि रुपया काला सफेद नहीं होता। सरकार ने कहा कि नहीं, रुपया काला सफेद होता है। और नोटबंदी हो गई, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताइए, लखीमपुर के हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता और मंच पर बैठे लोग, क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया तहसील और पुलिस का? तो फिर रुपया कैसे काला सफेद है? और अभी अभी जो रुपया बंद हुआ है, ये बताओ किसके सहारे पे बंद हो गया? ये जो 2000 रुपया छापा और फिर बंद हो गया, ये बीजेपी के लोग बताएं कि आखिरकार 2000 रुपए क्यों छापे थे आपने जब बंदी करने थे? ये 2000 रुपए फिर बंद हो गए। ये हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं उसमें चिप थी, जो चिप खराब हो गई। अरे भाई, 2000 रुपए की चिप खराब हो ना हो उससे लेना देना नहीं है। हम लोगों को बीजेपी की चिप खराब करनी है। ये जो बीजेपी हम लोगों को कभी कभी गुमराह कर देती है, बीजेपी के चिप के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे आप लोग। हालांकि ये कार्यक्रम हमारे सेक्टर प्रभारी और बूथ कार्यकर्ताओं का भी था। हम तो अपनी सोच रहे थे कि कोई सेक्टर का प्रभारी जो हारा है वो क्यों हारा है वो बताएगा, और जो सेक्टर प्रभारी अपने सेक्टर को अच्छा जिता दिया है उसको कम से कम हम लोग बधाई देते कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा सेक्टर प्रभारी कम से कम इतना मजबूत है कि अपनी मेहनत, अपनी प्रयास से अपना सेक्टर जिता रहा है। ये बीजेपी से मुकाबला हमारे सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। और हम लोगों को जो मंच पे बैठे लोग हैं उनको आपस का अपना जो टकराव है खत्म कर करके हमें अपने सेक्टर प्रभारी और बूथ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना होगा। हम जितना अपने बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करेंगे उतनी ही हमारी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। इसलिए हमारे मंच पे बैठे लोगों से भी हमारी अपील है कि सेक्टर और बूथ के प्रभारी जितने हमारे अच्छे बन जाएंगे और जितनी वो मेहनत कर लेंगे और जितना हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे उतना ही मजबूत हमारा आंदोलन होगा, उतनी ही मजबूत हमारी पार्टी दिखाई देगी। हालांकि हम लोग अगर 22 का हिसाब किताब लगाएं हमारे पास है, लेकिन क्योंकि टीवी चैनल वाले सब आ गए हैं, जो हिसाब किताब हम विधानसभा का बना के लाए अब तो बोल भी नहीं पाएंगे इनके सामने। सोचिए 22 का चुनाव हमारे हाथ से ऐसे ही चला गया। हम लोग अगर बूथ को संभाल लेते तो ये परिणाम आज दूसरे होते, और परिणाम दूसरे होते तो सोचिए क्या क्या मिलता गरीब को। जहां समाजवादी पेंशन मिलती वहीं सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज फ्री मिलता,
गरीब को कहीं इधर उधर प्राइवेट अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ता। उन्हें अगर पैसे से भी मदद करनी पड़ती तो समाजवादी पार्टी सरकार से उसका पूरा का पूरा गरीब का इलाज कराती। मैं अभी जहां से चल करके आया हूं, एक बनती हुई बिल्डिंग देख करके आया हूं और उसके छोटे से बोर्ड पे लिखा था मेडिकल कॉलेज। हमें ये मेडिकल कॉलेज तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ये आधुनिक खंडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आधुनिक खंडर, और मैं इसलिए कहता हूं, सोचो देश के प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में लोक भवन के सामने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। आज तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी, वहां पर इलाज होता। इतने बरस चले गए, अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। जो सबसे पहले केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलकर के जो मेडिकल कॉलेज बनाना था, वो उस समय समाजवादी सरकार में, और उस समय के जो केंद्रीय के मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने और हमने मिलकर के शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज का जो स्कीम चली थी कि हर डिस्ट्रिक्ट पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसकी शुरुआत की थी। ना शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन पाया और ना आपका लखीमपुर का मेडिकल कॉलेज मुझे लगता बन पाएगा। जितने डॉक्टर होने तो डॉक्टर ही नहीं है। बिना डॉक्टर के इलाज कैसे हो जाएगा बताओ हमें आप? बिना डॉक्टर के इलाज हो जाएगा क्या? किसी अस्पताल में चले जाओ, बताओ डॉक्टर हैं क्या? अभी आते आते मैंने प्राथमिक केंद्र भी देखा है, पीएससी में मुझे लगता कोई नहीं मिलेगा। हो सकता है हम लोग आए हों तो एक आध डॉक्टर या कुछ पोस्ट कर दिए हों वहां पर। अंदर तो नहीं मैंने जाकर के देखा, क्योंकि उसमें दवाई और इलाज तो संभव ही नहीं था मिले। लेकिन आते आते मैंने 3 एम्बुलेंस खटारा देखी वहां पर। बताओ, समाजवादियों की दी हुई एम्बुलेंस इन्होंने खटारा कर दी कि नहीं कर दी? जो 108, 102 दी थी, और इसलिए दी थी कि गरीब कहीं है तो उसका इलाज हो जाए, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दे। फोन करने पर एम्बुलेंस पहुंचती थी। अब फोन करो तो मरीज इंतजार करता रहेगा, दर्द में और अपने परेशानी में ऐसा ही पड़ा रहेगा, पता नहीं कब आएगी एम्बुलेंस। और कई बार सूचना मिलती है कि एम्बुलेंस आई, रास्ते में खराब हो गई तो मरीज उसी में मर गया एम्बुलेंस में। और कई बार खबरें मिलती हैं कि गर्भवती महिला को लेकर के आए, उसे अस्पताल ही नहीं पहुंचा, अस्पताल पहुंचाए तो वहां दलाल थे, वो दूसरे अस्पताल में ले गए। बताओ, ये स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को देखा क्या हाल है उसका। कोई गरीब इलाज का अपना इंतजाम नहीं कर सकता है। और ये लखीमपुर जिला तो ऐसा है, कुछ इलाकों में पानी में आर्सेनिक है। आर्सेनिक की मात्रा होने से हमारे न केवल आपका हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि जो हम जानवर रखते हैं, अपनी गाय, अपनी भैंस, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बताओ, आर्सेनिक वाली पानी का इंतजाम कुछ कर पाए ये लोग? समाधान ढूंढ पाए? जिन इलाकों में आर्सेनिक है, क्या ये समस्या का समाधान कर पाए? कोई पीने का इंतजाम नहीं, सब गांव खोद दिए। और पाइप भी इतना पतला है, पता नहीं पानी आएगा कि नहीं आएगा। याद होगा यही शादा कैनाल में जब सरकार समाजवादियों की बनी थी तो सबसे पहले निरीक्षण करने हम लोग पहुंचे थे।
ये जंगल जो बर्बाद हो रहा है, इस जंगल में कारण पानी का भी है। और मुझे याद है उस समय सांसद रवि वर्मा जी थे, इन्होंने कहा कि अगर शारदा के ये पानी का और बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा तो बहुत सारे हमारी खेती और किसान बर्बाद होने से बच जाएंगे। हम लोग बरसात से पहले पहुंचे थे और जो जो इंतजाम करना था वो हम लोगों ने करके दिखाया। और मुझे नहीं लगता जब तक समाजवादी सरकार थी कहीं हमारे गरीब और किसान को बाढ़ से चिंतित होना पड़ा होगा, बाढ़ की परेशानी से नहीं जूझना पड़ा। हम लोगों ने समय पर मदद की और जितनी ठोकर या जितना भी इंतजाम करना था कर करके दिखाया। अब वही इंतजाम कौन कर रहा है? पैसा तो आ रहा है नमामि गंगे में, विभाग का ही नाम बदल दिया, काम नहीं किया, विभाग का नाम बदल दिया, पूरे सिंचाई विभाग का नाम बदल गया। क्या काम हो गया वो जमीन पर उतना? इसलिए ये बड़ा जिला है जहां हमारे खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। इनकी समस्याओं का समाधान ही समाजवादियों का रास्ता है और समाजवादी लोग जब भी मौका मिलेगा इन समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। एक और अच्छी व्यवस्था शुरू की थी पुलिस को लेकर के हम लोगों ने, 100 नंबर। जैसे ही सरकार आई इन्होंने 100 नंबर का नंबर 112 कर दिया। कोई गाड़ी का थोड़ा बहुत रंग बदल दिया, न टायर बदला, न कुछ बदला, न गाड़ी नई खरीदी, थोड़ी बहुत अब शायद गाड़ी खरीद ली है। बोला अब आज से पुलिस 100 नंबर नहीं 112 कही जाएगी। पुलिस को लगा कि अगर हमारी गाड़ी का नंबर बदल गया तो हमारा रेट भी बदल गया है। बताओ वो सामना करना पड़ रहा है आपको कि नहीं करना पड़ रहा है? और इतना लूट भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुई होगी जितनी सरकार में हो रही है। हमारा किसान जो सांड से परेशान है, तार लगा दिए सबने, सब खेतों में तार लग गए। कल लखीमपुर घुसते ही सबसे पहले सांडों ने स्वागत किया। और हम तो सोचते थे कुछ जंगल में जानवर देख लेंगे, लेकिन सांड से ही दिल भर गया, फिर संग गए नहीं हम। फिर बताओ डिवाइडर पे सांड, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं आजकल। अगर बताइए आप खुद देखते होंगे, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था संभाले हुए हमारे ये सांड। और कितना बजट का, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं इस पर। मामूली पैसा नहीं खर्च हो रहा है, हजारों करोड़ खर्च हो रहा है। और एक दो दिन पहले मैंने खबर देखी, कुछ इलाका है लखीमपुर का जहां पर जंगल के किनारे बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं किसानों को। किसानों को बंदर परेशान कर रहे हैं बहुत, न जाने कहां से बंदर लंगूर आ गए। अब कुछ कर तो सकते नहीं। तो हमारे किसान का मैंने देखा उस चैनल पर कि किसान ने कोई नया इन्वेंशन कर लिया, उसने एक आविष्कार किया और वो भालू के कपड़े पहन करके खेतों में घूमने लगा। ये लखीमपुर की खबर पढ़ी मैंने। बताओ, हम देख सकते हैं कि किसान परेशान है, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन वाले क्या देख रहे हैं? बताओ हमें, ये बात सही है कि नहीं सही? पत्रकार साथियों, ये कौन सी ग्राम सभा है? एक नौजवान वो भालू के कपड़े, किसान एक भालू के कपड़े बना लिया है, अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। बताओ, सांड से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ,
और ये लोग, और जो जंगल टाइगर को लेकर के बड़ी चिंता थी, जो काम समाजवादियों ने किए वही काम दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर पाई ये सरकार। जो जंगल की सुरक्षा के लिए, टाइगर की सुरक्षा के लिए जो समय समय पर समाजवादियों ने फैसले लिए वही दिखाई दे रहे हैं। और अब तो सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। कितने लोगों की जान गई है? अभी तक तो लगभग कई सौ मर गए हैं। 23-24 तो अभी मर गए, अभी मर गए। और ये कोई दोषी है इसके लिए? तो सरकार दोषी है। ये जो टाइगर से जंगल के आसपास किसान मजदूर अपनी खेती कर रहा है, अपने खेत में खेती के लिए जा रहा है, और जो उनकी जान जा रही है, अगर कोई दोषी है उसके लिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। और जिनकी जान चली जा रही है उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। मुझे याद है समाजवादी सरकार में भी एक महिला, उसके पति की जान चली गई थी। हम लोगों ने उसको अपने मुख्यमंत्री आवास में बुला करके और उसको लगभग 10 लाख रुपए की मदद करने का काम किया था। अगर ये जान जा रही है तो उसके जिम्मेदार सरकार है, तो सरकार रोकथाम क्यों नहीं कर पा रही? और अगर रोकथाम नहीं कर पा रही तो गरीब की मदद क्यों नहीं कर रही? अगर समाजवादी सरकार में मदद हो सकती है तो बताओ डबल और ट्रिपल इंजन वाली सरकार में मदद क्यों नहीं हो पा रही? इसलिए मैं आपसे जो आज मिलने आया, क्योंकि पत्रकार साथी हैं, तो बहुत सी बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कोई बात ऐसी बोल दी जाएगी तो ये दिन भर टीवी पर चलाएंगे। हम लोगों की अच्छाई कम चलती है, बुराई ज्यादा चलती है। कभी आपने अच्छाई हम लोगों की देखी टीवी पर? पता नहीं क्या है इस टीवी चैनल में कि हम लोगों की अच्छाई नहीं जाती है। अगर कोई गलती कर दें तो वो दिन भर चलेगा। तो कम से कम हम समाजवादियों को टीवी पे रहने के लिए कुछ गलती करनी चाहिए। हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए मुझे। 22 में भी वोट हम लोग बहुत पाए हैं। इतना वोट पाए कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हार गए। उसकी मैं समझता हूं हमारे नेताओं ने समीक्षा जरूर की होगी कि हम लोग क्यों हार गए, और कार्यकर्ता भी अपने घर बैठ करके समीक्षा करेंगे। इसलिए समीक्षा करना जरूरी है कि ये बीजेपी के लोग सत्ता में रहे तो हमारा आपका पता नहीं लगेगा कि कहां भेज देगी बीजेपी। बताओ, बुलडोजर हम ही लोगों पे चल रहे हैं, समाजवादियों के ऊपर। किसी का घर हो, अगर समाजवादी है तो बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा इनका, और अगर मुसलमान भाई का घर है तो जरूर चल जाएगा बुलडोजर उस पर। और मैं आपको सच बता करके जा रहा हूं, लखनऊ हो या बड़े शहर हो, एक बार बरेली के बारे में मैंने कहा था और बिल्डिंगें भी बता दी थी। सबसे ज्यादा इल्लीगल बिल्डिंग किसी ने बनाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई है। और सबसे ज्यादा तालाब अगर कोई कब्जा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कब्जा कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भू माफिया, भू माफिया, मैं आज कह करके जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री निकलवानी चाहिए रजिस्ट्री ऑफिसों से, और कहीं दूर न जाएं। अयोध्या की निकलवा लो रजिस्ट्रियां, गोंडा की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, और जब रजिस्ट्रियां निकलेंगी तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी को पता लग जाएगा
कि सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। सबसे ज्यादा भूमाफिया का काम अगर कोई सरकार में कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन बदनाम किसको कर रहे हैं? समाजवादियों को। समाजवादियों को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि 22 में हम लोगों को वोट तो बहुत अच्छा मिल गया। अब उन वोटों के बारे में क्या चर्चा करें हम लोग, क्योंकि सब पूर्व हो गए। सब पूर्व हो गए। अब बताओ, सब पूर्व हो गए कि नहीं हो गए? अब ये पूर्व कैसे हट पाएगा, इसकी चिंता हमें और आपको करनी है। और अभी से अगर हम लोग मेहनत करना शुरू कर देंगे और अभी से अपनी कमियों को पहचान लेंगे, तो मैं जानता हूं कि इतना कर्मठ, इतना ईमानदार, इतना मेहनती किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है जितना समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता है। बताओ, अरे 1000 2000 वोट बढ़ाना हमारा कार्यकर्ता जब चाहेगा तब मेहनत कर लेगा। लेकिन बीजेपी जिस तैयारी में है, और उन्हें घबराहट भी उत्तर प्रदेश से ही है। अगर उनकी तैयारी है तो घबराहट भी है। और घबराहट इस बात को लेकर के है, बताइए, दिल्ली की सरकार 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए कि नहीं हो गए? 10 साल। बताओ, 10 साल में आपका कितना जीवन बदला है? बताइए आप। किसी के गरीब का जीवन कितना बदल दिया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश वाले जो इंजन है, जो छोटा इंजन है, जो सरकार का छोटा इंजन है बीजेपी का, वो क्या कहते हैं कि 100 में 4 बेरोजगार हैं। क्या ये बात आप मानोगे कि 100 में 4 बेरोजगार हैं? किसी गांव में चले जाओ आप, सब के सब बेरोजगार बैठे हैं नौजवान। हर चीज में इन्होंने सब बेच दिए, कारखाने वारखाने सब बेच डाले। बताओ, बड़े बड़े कारखाने बेच दिए कि नहीं बेच दिए? जहां सरकारी नौकरी मिल सकती थी, आरक्षण मिल सकता था, सब खत्म कर दिया। खैर, ये विधानसभाओं का पढ़ना बेकार है, सब जानते हैं रिजल्ट। इसलिए हम अपने नेताओं से कहेंगे, आज तो कार्यकर्ताओं से हम अपील करके जा रहे हैं, लेकिन एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मैं मिलूंगा। एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मुलाकात करूंगा, क्योंकि जब सेक्टर प्रभारियों से बात होगी तो मैं जानता हूं अपने गांव और अपने सेक्टर के बारे में सही जानकारी देंगे। और जब सही जानकारी मिल जाएगी तो उसका समाधान भी हम लोग मिलकर के ढूंढ लेंगे। क्योंकि कमी क्या है अगर हम लोगों को नहीं पता होगी तो बताओ हम लोग लड़ाई कैसे जीतेंगे। इसलिए कमी जानना जरूरी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टीवी चैनल अखबार क्या लिखता है, हमें एक ही चीज पता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी दल से है तो वो है समाजवादी पार्टी से। क्योंकि उन्हें पता है कि कोई मुकाबला कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं जो मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी का। बताओ, मुकाबला करोगे आप लोग? क्योंकि लोकसभा का चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है, सरकार का चुनाव नहीं है। हमारा आपका भविष्य क्या होगा इसका चुनाव है। भविष्य का चुनाव है। आने वाली पीढ़ी को हम कैसा देश दे करके जाएंगे उसका चुनाव है।
आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, उसका चुनाव है। ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, वो हमें और आपको भी नहीं मानते, वो हमें और आपको गिनती में ही नहीं रखते। इसलिए भविष्य का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव। और यूपी जहां से ये आए हैं 2014, जहां से यूपी से घुसे हैं, यूपी वालों की जिम्मेदारी है ने यूपी से बाहर निकालने की। 14 में आएंगे, 24 में हम लोग इनको बाहर निकालने का काम करेंगे। पुराना हिसाब किताब है हमारा और आपका और इन लोगों से। बताओ कितना हारेंगे हम लोग, कितना हारेंगे हम लोग? अब तो नहीं हारेंगे, बताओ आने वाले चुनाव में। और हम अपने लोगों से कहेंगे और अपने मतदाताओं से भी, लड़ाई बहुत बड़ी है, कोई नासमझी मत करना। नासमझी का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हमारा आपका होगा, बहुत बड़ा नुकसान हमारा आपका होगा। और ऐसा नुकसान होगा जिसकी हम और आप लोग भरपाई नहीं कर सकते। वो भरपाई नहीं होगी, क्योंकि नई लोकसभा भी बन गई है। नई लोकसभा, ये जो नई लोकसभा बनी है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, एक प्रदेश का अभी तक ये डिलिमिटेशन नहीं कर पाए, क्षेत्र नहीं बना पाए। एक प्रदेश का न जाने कितने वर्षों से डिलिमिटेशन पड़ा हुआ है, और डिलिमिटेशन ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि उन्हीं के लोग जीत जाएं। लेकिन वो कई लाइनें खींच रहे हैं, ऐसा क्षेत्र बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं क्षेत्र, लेकिन नई हिसाब किताब बन रहा उनका। और हिसाब किताब नहीं बन रहा, इसीलिए उस प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है। ये जो नई लोकसभा बनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें आपको वोट ही डालने का मौका ना मिले कभी फिर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का कुछ गणित हो सकता है, क्या पता रूस से सीख के आ गए हों। रूस में नहीं हट रहा, वहां वोट का कोई मतलब ही नहीं, मान लो एक ही राष्ट्रपति कंटिन्यू है। कुछ और देश हैं वहां एक ही कंटिन्यू है, बताओ है कि नहीं है कंटिन्यू? आपका पड़ोसी देश है, वहां भी कोई बदलाव नहीं, एक ही रहता है लगातार। इसलिए हमें और आपको नशे में डाल करके, हमें और आपको कुछ समय समय पे सुंगा के और वोट ले लेते हैं। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। जब जागरूक कर ले जाएंगे हम लोग, तो हम लोग मुकाबला कर ले जाएंगे। और जब तक 24 का चुनाव नहीं आता, तब तक हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। कम से कम सेक्टर, बूथ हमारे प्रभारी बन जाएं, और उसके बाद आंदोलन ही आंदोलन होगा, उसके पीछे नहीं हटने वाले हम लोग। हम जानते हैं अपनी माताओं बहनों के लिए विशेष अवसर हम लोग रखेंगे हमेशा। और जब कभी सरकार बनेगी तो आपके लिए विशेष योजनाएं चला करके किस तरीके से हम अपने माताओं बहनों का सम्मान कर सकें, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि आधी आबादी है, लेकिन आधी आबादी के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपने देख लिया होगा खिलाड़ियों को कहां सम्मान दिया इन्होंने। मैं